खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी ऐसी सियासत, यह सवाल उठ खड़ा हुआ उस वक्त जब पहली बार यूपीए के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महात्मा गांधी के ग्रैंडसन गोपाल कृष्ण गांधी को लेकर शिवसेना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ये वही गांधी हैं जिन्होंने मुंबई हमले के गुनहगार याकूब मेमन की पैरवी की थी। उन्हें कोई कैसे उम्मीदवार घोषित कर सकता है। आज मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह भी शिवसेना की हां में हां मिलाते नजर आए। गिरिराज ने गांधी को आतंकी का पैरोकार बताते हुए साफ कहा कि अगर ऐसा शख्स किसी संवैधानिक पद पर बैठ गया तो देश का क्या होगा। बड़ा सवाल यह कि उपराष्ट्रपति जैसे अजीमोशान पद के लिए भी क्या इस देश में ऐसी ओछी सियासत होगी। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। कांग्रेस के गोपाल गांधी के खिलाफ बीजेपी के वेंकैया नायडू। गोपाल गांधी पर शिवसेना का हमला। शिवसेना को नहीं है बर्दाश्त गोपाल गांधी। नायब सदर इंतखाबात में भी ओछी सियासत। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड ने अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के सामने एम वेंकैया नायडू को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में वेंकैया नायडू के नाम पर मोहर लग गई। वहीं शिवसेना ने यूपीए की जानिब से नायब सदर के ओहदे के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी पर जमकर हमला बोला। शिवसेना के लीडर संजय राउत ने कहा कि जिस शख्स ने याकूब मेमन के खिलाफ मुहिम चलाई थी, ऐसे को सोनिया जी नायब सदर उम्मीदवार बनाती है तो उनके दिमाग की जांच करनी पड़ेगी। कौन है नैरो माइंडेड? यही गोपाल कृष्ण गांधी जिसने याकूब मेमन जिसने मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में बॉम्ब प्लॉटिंग किया था, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला पाकिस्तान का एक मोहरा बन गया था। ये ऐसे याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए जिस गोपाल कृष्ण गांधी ने पूरी अपनी ताकत लगाई थी, राष्ट्रपति तक लेटर लिखा था, देश के सामने कहा था कि उनकी फांसी रोकनी चाहिए, ऐसे गोपाल कृष्ण गांधी को आप उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाते हो। ये कौन से माइंड है? नैरो माइंड है या बड़ा माइंड है आपका? एक बड़ा दिल है क्या आपका? आपको भी समझना चाहिए, देश भावना के खिलाफ गोपाल कृष्ण गांधी जी ने उस वक्त याकूब मेमन के फांसी रोकने के लिए एक मुहिम चलाई थी। ऐसे व्यक्ति को अगर आप इस देश के संवैधानिक पद पर बिठाना चाहते हो तो आपकी माइंड हमें चेक करनी पड़ेगी। उधर कांग्रेस ने इस एतराज को मुस्तरद करते हुए कहा कि गोपाल गांधी का ताल्लुक एक अच्छे खानदान से है। उनके खानदान ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इसलिए उनके लिए इस तरह के अल्फाज अदा करना अच्छा नहीं है। श्री गोपाल कृष्ण गांधी का सवाल है। गोपाल कृष्ण गांधी इस देश के एक बहुत ही वरिष्ठ सपूत है। उनके परिवार ने पूरी तरह से भारत का जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें योगदान दिया है और जब भी आप किसी प्रत्याशी का मूल्यांकन करते हैं तो उसका मूल्यांकन पूरी तरह किया जाता है। उनके का जो सारा कार्यकाल है, उनका जो सारा काम है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क को, उसको एक परिप्रेक्ष्य में लेके एक तुलना की जाती है, एक असेसमेंट की जाती है और इस तरह से किसी चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके, परिप्रेक्ष्य के बाहर लेके उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब सियासी पार्टियों के लिए बड़ा मसला बनकर उभरा है, क्योंकि हर सियासी पार्टी इस ओहदे में अपनी ही झलक जरूर देखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए भी इस तरह की ओछी सियासत होगी? यह है हमारा आज का सवाल। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुराग वर्मा साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल सिंह साहब जो कि यूपी के शिवसेना के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कुछ और खास मेहमान, शाजिया इल्मी बीजेपी से, प्रियंका चतुर्वेदी मुंबई से कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन और अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के
नेता और स्पोक्स पर्सन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दिल्ली में आज कई जगहों पर जैम लगा है, इसलिए लोगों को पहुंचने में दिक्कत हो रही है, ऐसा मुझे बताया गया है। लेकिन शुरुआत आज अनिल जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से शिवसेना ने देशद्रोही कहा है गोपाल कृष्ण गांधी को, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या सिर्फ कोरी और ओछी सियासत करना चाहती है शिवसेना इस मुद्दे को लेकर, या फिर इसका कोई आधार है? कुछ सोच समझकर कहते हैं आप लोग किसी को भी? अनिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक आतंकी को समर्थन करने वाले या उसकी आइडियोलॉजी को या उसके विचारधारा को, हाँ, एक आतंकी की विचारधारा को बढ़ाने वाले या उसके विचारों को प्रसारित करने वाले गांधी परिवार, ये जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ऐसे व्यक्ति का समर्थन हो या ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के लिए नामित किया जाए। ये बड़ी ही विचारधारा की बात। आतंकवादी से मतलब आपका याकूब मेमन से है? एक समर्थन मांगना। याकूब मेमन की कौन सी विचारधारा का समर्थन किया गोपाल कृष्ण गांधी ने, मुझे बताइए। एक राष्ट्रद्रोही के समर्थन के लिए खड़े हो जाना, मुझको लगता है ऐसी विचारधारा से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नहीं, आपने कहा ना विचारधारा का समर्थन करने वाले गोपाल कृष्ण गांधी। याकूब मेमन की एक आतंकवादी की कौन सी विचारधारा का समर्थन किया गोपाल कृष्ण गांधी ने, मुझे बताइए आज। देखिए, राउत साहब ने जो आज बयान दिया उनके समर्थन में जी, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। कहीं ना कहीं गोपाल गांधी जी ने जिस प्रकार याकूब मेनन के समर्थन और उनकी महिमा मंडित करते रहे हैं, हम समझते हैं कि ये राष्ट्र हित में नहीं है। और जिस प्रकार एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी जो इतना बड़ा आइडियोलॉजी देश के सामने प्रस्तुत करेगा, मुझको लगता है कि उसको इन कृत्यों से दूर रहना चाहिए और समाज में ऐसी परिभाषा पेश करनी चाहिए जिसमें सारे समाज के लोग उसका अनुसरण कर सकें। गोपाल गांधी जी ने, अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोपाल कृष्ण गांधी के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है आपने। मुझको लगता है उन्होंने क्या किया था। याकूब मेमन का मामला जब राष्ट्रपति के पास गया था, राष्ट्रपति ने जब उनकी दया याचिका खारिज की थी उस आतंकवादी की, तो उसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी ने क्या किया था, इसकी जानकारी है आपको? आप कह रहे हैं विचारधारा का समर्थन। विचारधारा का समर्थन तो कभी किया नहीं उन्होंने याकूब मेमन। देखिए, गोपाल एक आतंकवादी की विचारधारा का समर्थन कोई भी हिंदुस्तानी कैसे कर सकता है? याकूब कैसे कर सकता है? मेरा यही है कि मैं इनके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हो सकते हैं और इतनी बड़ी आइडियोलॉजी देश की विचारधारा है, कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है, कैसे समर्थन कर सकता है एक आतंकवादी का? तो मुझको लगता है नहीं किया उन्होंने समर्थन। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सही कहा है। कब समर्थन किया आपने, मुझे बताइए ना। मुझे तो ये पता है कि 29 जुलाई 2015 को जब दया याचिका खारिज हो गई थी राष्ट्रपति की तरफ से याकूब मेमन की फांसी की, तो गोपाल कृष्ण गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। उसमें इस बात का जिक्र था कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, रीथिंक कीजिए उसको। इसके अलावा और उन्होंने क्या किया? और गोपाल कृष्ण गांधी का यह कहना है कि वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं, फांसी की सजा के खिलाफ हैं। क्या दिक्कत है इस पर आपको? अब्बास भाई, एक आतंकवादी के लिए के समर्थन में इस प्रकार चिट्ठी लिखना और खड़े होना, यह भी राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है। आप किस देश में हैं? हमारा पूरा राष्ट्र आतंकवाद से ग्रसित है और एक लॉबी इस प्रकार काम कर रही है कि उनका समर्थन करेगी और देश में उपराष्ट्रपति बनना हम बनाएंगे उनको। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। ठीक है, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बहुत अनिल जी मैंने आपको वक्त भी दे दिया। हमारे साथ शाजिया इल्मी जुड़ चुकी है, राष्ट्रपति बीजेपी की स्पोक्सपर्सन। क्या लगता है? हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी मुंबई से लाइव मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन। शाजिया इल्मी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिवसेना इस तरह के बयानात देती रही है, हम पहले भी सुनते आए हैं कि पाकिस्तान की टीम आ रही है तो पिच खोद दिया जाए, पाकिस्तान की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सब शिवसेना के सियासी बयान हम पहले भी सुनते रहे। लेकिन बीजेपी जब शिवसेना के इस बयान को एंडोर्स करती है
कि गोपाल कृष्ण गांधी जैसा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति देशद्रोही की श्रेणी में आना चाहिए, तो इसे क्या माना जाए? यह ओछी सियासत नहीं है? नहीं, कोई नहीं, किसी को भी देशद्रोही कहने का हक नहीं है। लेकिन आप देखिए याकूब मेमन, जिसके खिलाफ इतनी लंबी कार्रवाई चली, इतना बड़ा जुडिशियल इंक्वायरी और प्रोसेस के बाद जब सबसे बड़ा कोर्ट ने फैसला सुनाया फांसी का और उसकी मुखालफत की, और उनमें से जो लोग शामिल थे उसमें गोपाल जी का भी नाम शामिल है, तो उससे उनको भागने की अब जरूरत नहीं है। इतने कैपिटल पनिशमेंट में गोपाल गांधी जी ने याकूब मेमन के मामले में ही ये क्यों उचित समझा कि वो फांसी को अपोज करें? अगर वो जेन्युइनली कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ थे तो और मामलों में नहीं बोले, लेकिन इस मामले में ही उनकी जो पूरी सोच थी कैपिटल पनिशमेंट को लेके आई। तो ये तो उनकी सोच भी दर्शाता है। याकूब मेमन का पूरा मामला जानते हैं कि कितना सेंसिटिव रहा है। पूरा मुंबई टेरर अटैक जो हुए थे, पूरा जो टेरर लिंक की एक बहुत अहम वो कड़ी है। तो जाहिर सी बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी और बाकी न्यायालयों ने भी सोच समझकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे। तो अगर गोपाल जी उसको अपोज किया तो वो खुलकर कहे ना, ये क्यों कह रहे हैं कि वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं? वो खुलकर कहें कि याकूब मेमन को फांसी लेकर उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि इसी मामले में उन्होंने ऐसा पत्र लिखा। पहले कोई उन्होंने ऐसा सिग्नेचर कैंपेन या दस्तखत का कोई मुहिम नहीं छेड़ी जब औरों की फांसी हो रही थी। नहीं, लेकिन शाजिया, भी लोगों की फांसी हुई है, बड़े बड़े देश का कॉन्स्टिट्यूशन, बलात्कारी, क्या इस देश का संविधान किसी भी शख्स को, वो गोपाल कृष्ण गांधी हो या कोई और हो, क्या इसकी इजाजत नहीं देता कि वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर एक बार पुनर्विचार की अपील करे? अगर उसे ऐसा लग रहा है कि फांसी नहीं दी जानी चाहिए, इस देश में कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, फांसी की सजा का विरोध होना चाहिए। मैं एग्री करती हूँ, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, तो बिल्कुल उनको पूरा हक है। वही तो मैं कह रही हूँ, तो वो उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? अब कांग्रेस घबरा क्यों रही है? कांग्रेस खुलकर कहे कि हाँ, गोपाल जी ने लिखा था, वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ नहीं लिख रहे थे, वो याकूब मेमन के मामले में खास तौर से लिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा पत्र या ऐसी आपत्ति कैपिटल पनिशमेंट को लेकर नहीं दिखाई जो उन्होंने याकूब मेमन के कैपिटल पनिशमेंट को लेकर दिखाई। तो उनको पूरा हक है, लेकिन वो भाग क्यों रहे हैं इससे? ठीक है, प्रियंका जी इसका जवाब देना चाह रही हैं। उनको ओवरऑल प्रियंका जी, लेकिन उन्होंने पहले कभी चिट्ठी नहीं लिखी, इत्तेफाक। हाँ ठीक है प्रियंका जी, बीजेपी का सवाल यह है कि गोपाल कृष्ण गांधी ने पहले तो कैपिटल पनिशमेंट खत्म करने की कभी चिट्ठी नहीं लिखी, याकूब मेमन की ही क्यों? अच्छा समीर जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, गोपाल कृष्ण गांधी जिस परिवार से आते हैं, आपको ध्यान होगा जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनके 3 बेटों ने बकायदा सरकार को लिखा था, कहा था ये फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो गांधी जी के खिलाफ गांधी जी जिस सोच से चलते थे उसके खिलाफ है। तो वो उस परिवार से आते हैं। आज माहौल ये बन गया है कि जो गॉडसेवादी और वाली सोच वाले हैं, आज वो मांग रहे हैं सर्टिफिकेट गांधी परिवार से। अब दूसरी बात इनको बताती हूँ, शायद इनको पता नहीं होगा, कुलभूषण जाधव को जब फांसी सुनाई गई थी तब गोपाल कृष्ण गांधी जी ने नवाज शरीफ को लिखा था, कहा था कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट की बात है ये खत्म होना बहुत जरूरी है। कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ उन्होंने कहा था कुलभूषण जाधव को भी फांसी नहीं दी जानी चाहिए। तो जब हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये टेररिज्म को लेकर नहीं था, वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ वो हर तरीके से लेके जा रहे हैं। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो एज अ प्रिंसिपल जिस परिवार से वो आए हैं, उनका परिवार की सोच यही रही है कि नॉन वायलेंस होना चाहिए और कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश होना चाहिए। उसको वो अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक्सप्रेस करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनको देशद्रोही मानना चाहिए। और देशद्रोही कौन बता रहा है? शिवसेना वाले बता रहे हैं, जिनके खुद के जो सेना अध्यक्ष थे उनको 6 साल की वोटिंग राइट्स उनकी हटाई गई थी। आज देशद्रोह कौन बता रहा है? वो पार्टी जो स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई थी, वो गोडसेवादी सोच वाले आज गांधीवादी सोच को से पेट्रियोटिज्म सर्टिफिकेट जब मांगते हैं ना, तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। कांग्रेस एक आतंकवादी को बचाएगा? कांग्रेस का कल्चर है कि आतंकवादियों को बचाएं। आप एक आतंकवादी का समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं बचाएगा। हमने तो बहुत स्पष्ट तरीके से हमने तो जब याकूब मेमन को ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति हम बनाएंगे जो एक आतंकवादी का समर्थक है। गुरु से लेकर ऐसे उपराष्ट्रपति को हम बनाएंगे याकूब मेमन से आतंकवादी का समर्थक है। आपको ये बात समझ में नहीं आती कि एक आतंकवादी का समर्थक कांग्रेस अलग परंपरा रही है और कैपिटल पनिशमेंट का इस देश में परंपरा रही है, अलग बात है।
नहीं, परंपरा में आपको बताती हूँ, मैं आपको परंपरा बताती हूँ कांग्रेस की। अफजल गुरु रहे हों, याकूब मेमन रहे हों या अजमल कसाब रहा हो, फांसी की सजा हमारे कार्यकाल में सुनाई गई और हम अभी भी कहते हैं याकूब मेमन को जो फांसी की सजा सुनाई गई, सुप्रीम कोर्ट का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब तक डेथ पेनल्टी रहेगी और इस तरीके के काम होंगे हमारे देश के खिलाफ, तो वो उसमें डेथ पेनल्टी का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है और उसका हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, उसके समर्थन में खड़े हैं। अफजल गुरु रहे हों या उसमें जैसे मैंने कहा अजमल कसाब रहे हों, वो हमारे कार्यकाल में हुआ था। ठीक तो है, टेररिज्म में नो एक छोटा सा जवाब, क्योंकि प्रियंका जो कह रही है उससे आप इत्तेफाक नहीं रखती, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, फिर अनुराग जी के पास जाऊंगा। और अमीर हैदर जैदी साहब भी स्टूडियो आ चुके हैं, सीपीआई के लीडर जी। बनाएंगे आप शाजिया, एक आतंकी के समर्थक को उपराष्ट्रपति बनाएंगे आप? अरे आगे बढ़िए अनिल जी। सुन नहीं पाए आपका सवाल जी। शाजिया, प्रियंका जो कह रही हैं जी, क्या वो सवाल है साफ आपका इस समीर? बात को, शाजिया प्रियंका ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि किसी आतंकवादी के समर्थक नहीं थे गोपाल कृष्ण गांधी, जो आज उन्हें ट्रेटर बताया जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ रहे हैं। और उनके परिवार की अगर परंपरा को आप देखिए तो ये पता चलेगा कि पूरा परिवार जो है वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ रहा हो, चाहे वो बात गांधी जी की हत्या की ही क्यों ना हो। कुलभूषण या मैं जवाब दे रही हूँ समीर, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं समझ गई, मैं जवाब दे रही हूँ। तो उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, एक और उदाहरण दिया, एक और जो मिसाल उनके तरफ से आई है वो गोपाल जी के हवाले से, वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान में भी खत लिखा कुलभूषण जाधव के लिए। लेकिन भारत में इतनी फांसियां हुई हैं और हम देख रहे हैं कि अभी भी इस मामले में, निर्भया मामले में भी फांसी हुई है, और उसके खिलाफ क्या उन्होंने कभी लेटर लिखा, हम ये जानना चाहेंगे। और भारत के कानून का हिस्सा है कैपिटल पनिशमेंट, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उन्होंने भारत में इतनी फांसियां और जो हुई हैं उसमें कभी कोई पत्र क्यों नहीं लिखा। याकूब मेमन के संदर्भ में ही उनके चिट्ठी और पूरा हस्ताक्षर, एक कैंपेन जो हुआ था, एक मुहिम छेड़ी गई थी जब बड़े बुद्धिजीवियों ने अपने अपने सिग्नेचर्स दिए थे, दस्तखत, तो उस मामले में ही क्यों उनका नाम सामने आया, जब भारत में और भी लोगों की फांसियां हुई हैं और काफी सिलसिले से हो रही है, क्योंकि डेथ सेंटेंस हिस्सा है हमारे देश का के कानून का। तो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ उनसे। और दूसरी बात है, अगर वो उसके खिलाफ थे और शायद वो भूल गए होंगे और मामलों में, इस मामले में, तो इससे पीछे क्यों हट रहे हैं? वो खुलकर कहें कि वो उसके खिलाफ हैं, वो ये मुहिम करेंगे कि डेथ सेंटेंस को हटाया जाए। तो आप आधी बात तो मानने को तैयार हैं, आधी बात में आप पीछे खिसक रहे हैं। आप कहिए कि देश का जो कानून जिसमें डेथ सेंटेंस है, क्योंकि निर्भया मामले में हम लोगों ने फांसी की डिमांड किया था, हम तो ये भी कह रहे थे हमारे बहुत सारे लोग कि अगर जुवेनाइल का काम इतना खराब हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब गोपाल कृष्ण गांधी फिर आकर ये आज क्लियर करते हैं कि वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का बयान दिया जाना कि वो नकली गांधी हैं, ट्रेटर हैं, क्लियर करें, ऐसा आदमी देश का उपराष्ट्रपति कैसे बन सकता है? ये तो बयान वापस लिए जाने चाहिए ना। नहीं, देखिए, लोग अपनी तरफ से जो बातें बोलते हैं, शिवसेना बोल रही है, बोले, सबको अपना हक है। और अगर कांग्रेस की तरफ से उनका नाम आया है तो उनको पूरा हक है कहने का, और उनको पूरा हक है गिरिराज सिंह तो आपकी पार्टी के मंत्री हैं मोदी सरकार में, और याकूब मेमन की फांसी को भी अपोज करने का। मैं किसी को नहीं रोक रही हूँ। आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, सबके लिए है, गोपाल कृष्ण जी के लिए भी है, और जो लोग उनके एटीट्यूड को पसंद नहीं करते या उनकी विचारधारा से प्रभावित नहीं है, मुतासिर नहीं है, उनके लिए भी है, बराबर से है। लेकिन ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब, एक तरफ का मामला नहीं है। अमीर हैदर जैदी साहब जी, ठीक है शाजिया, अमीर हैदर जैदी साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, इसलिए अगर गिरिराज सिंह गोपाल कृष्ण गांधी को देशद्रोही कह देते हैं, शिवसेना उन्हें ट्रेटर बता देती है, तो फिर इतना बुरा भी नहीं लगना चाहिए। नहीं, बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है। 128 मुल्क फांसी की सजा के खिलाफ हैं, उनमें से गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी भी हैं, और हम भी उनमें से हैं कि हम भी जाते हैं। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अफसोस तो जब बन जाता है जब प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की एक गरिमा होती है, उसे विवाद में नहीं उलझाना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूँ, कहना चाहिए शाजिया इल्मी साहब बैठी हैं, बहुत वकालत कर रही हैं। जब बुल्लड़ को फांसी की सजा होती है तो पंजाब असेंबली के अंदर एक प्रस्ताव पास होता है कि बुल्लड़ को फांसी नहीं होनी चाहिए, वो इनके एलाई हैं। मद्रास के अंदर जब कहना चाहिए राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी होती है तो पूरी कहना चाहिए
वहाँ की गवर्नमेंट कहना चाहिए वहाँ प्रस्ताव पास करती है कहना वो और उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए, तब कोई चिल्लम चाटी नहीं होती है। मसला यहाँ ये बन जाता है कि याकूब मेमन की सजा को किसी ने नहीं कहा कि सजा नहीं होनी चाहिए, किसी ने नहीं कहा याकूब मेमन उनको कहना चाहिए जो 1992 का कहना चाहिए देश का मुजरिम था, सबने कहा वो मुजरिम है, सजा होनी चाहिए। लेकिन सवाल जब बन जाता है, शिवसेना के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जब 92 के दंगों का आरोपी जो ये कहता है खुल्लम खुल्ला ये दंगे मैंने कराए हैं, उसे तिरंगे में लपेट कर ले जाया जाता है और जो उसके रिएक्शन में होता है सजा दोनों को होनी चाहिए। दोनों आतंकवादी घटना के भी दंगे होते हैं, जिसने 92 के दंगे कराए वो भी आतंकवादी घटना है, जिसने 92 में बम धमाके कराए वो भी आतंकवादी घटना है। हम दोनों को एक ही नजरिए से देखते हैं। सिर्फ एक कहने के लिए ये, जब उड़ीसा के अंदर एक आगे और बढ़ूंगा, जब उड़ीसा के अंदर एक क्रिश्चियन को के साथ जला दिया जाता है और यही बीजेपी के उम्मीदवार है ये संवेदना व्यक्त करने जाते हैं तो तब नहीं होता है, वो आतंकवादी नहीं था, वो भी आतंकवादी था। तो दोहरा मापदंड है। शाजिया जी सुनिए, हम आपको सुनना है, आप हमें सुन लीजिए, हमें सुनिए, हमें सुनिए और मलियाना में और हाशिमपुरा में सुन लीजिए, हम नहीं सुनेंगे, हम आपको शाजिया जी पहले सुनिए। हम आपको भी आपकी एक अच्छा श्रोता वो होता है, एक अच्छा प्रवक्ता वो होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। आपकी आदत नहीं है सुनने की। शाजिया जी एक मिनट, एक मिनट, ज़ैदी साहब का टर्न है ना, तो वो अपनी बात कर लें, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। आपकी याददाश्त को चुस्त करा रहे हैं जी। ठीक है, ठीक है, ज़ैदी साहब जल्दी से कंप्लीट करें। तो ये दोहरा मापदंड है। हाँ। दोहरा मापदंड है, जब और भी है 300 लोगों ने उस पर साइन किए। बहुत लोग कहने चाहिए कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन बीजेपी एक मुद्दा लेके आती है उनकी इमेज को डैमेज करने का। अरे भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव है, कौन जीतेगा कौन हारेगा एक संवैधानिक परंपरा है, एक रबड़ स्टैम्प वो आदमी नहीं है, उनकी अपनी एक विचारधारा है, उन्होंने वो व्यक्त की है। क्या व्यक्त करना अपराध है? ठीक है, अगर वो अपराध है तो इस अपराध में तो बहुत शामिल है। हाँ, अनुराग वर्मा साहब, ये इमेज डैमेज करने की कोशिश है क्या सिर्फ? देखिए, ये चुनाव से पहले एक तरह से जो माहौल इस समय चल रहा है कि एक तरफ है राष्ट्रवाद, एक तरफ है जो लोग राष्ट्र विरोधी हरकतें कर रहे हैं, तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं ये राष्ट्र विरोधी हरकतें कौन कर रहा है? ये भाजपा एक माहौल बनाना चाहती, जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो राष्ट्रवाद है, और जो बाकी सारे कह रहे हैं वो राष्ट्र विरोध है। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हम लोग एक हिंदुस्तान जो हमारा देश है, जो यहाँ की एक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो एक राजनीति है, हम बड़े दोहरे मापदंड में जी रहे हैं। हम एक तरफ तो जाना चाहते हैं विकसित समाज की ओर, दूसरी तरफ हम उसके जो नॉर्म्स हैं उसे मानना भी नहीं चाह रहे हैं। विकसित समाज में रूढ़िवाद और कट्टरवाद को छोड़ना भी नहीं चाहते। विकसित समाज में आज जैसे इन्होंने ज़ैदी साहब ने बोला 128 देश है, 127 देश, जितने विकसित देश है वहां पे कैपिटल पनिशमेंट बंद हो चुका है, वो वहां नहीं रह गया है। जो आपने कहा कि जब हम जीवन दे नहीं सकते तो ले भी नहीं सकते, उन्होंने मान लिया। यहाँ क्या उसके विरोध में एक चिट्ठी लिखना अपराध कैसे हो गया? हमारा तो संविधान कहता है कि सबको जो है अपनी भावना प्रकट करने का अधिकार, अपनी बात बोलने का अधिकार। अगर इन्होंने बोली तो क्या गलत करी? इन्होंने इसके लिए कोई आंदोलन नहीं शुरू किया, इन्होंने इसके लिए कोई सड़कों पे नहीं उतर आए, इन्होंने कोई बसें नहीं तोड़ी, इन्होंने कहीं आग नहीं लगाई। अगर उन्होंने अपनी एक इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच अपनी एक विचारधारा रखी और एक बात उठाने की कोशिश करी कि इस पे बहस होनी चाहिए, आज नहीं तो कल 10 साल 20 साल डाउन द लाइन इस पे एक डिबेट होनी चाहिए, एक विचार बनना चाहिए देश पे कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें कहां बुराई है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं कि किसके लिए बोला गया, किसके लिए नहीं बोला गया, लेकिन एक मुद्दा है, अगर कैपिटल पनिशमेंट इस दुनिया में विकसित समाज से हट रहा है तो क्या हिंदुस्तान में एक बुद्धिजीवी वर्ग को इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए कि इस देश से भी कैपिटल पनिशमेंट हटना चाहिए? बिल्कुल। शाजिया जी, इसका जवाब दीजिए। अगर बुद्धिजीवी वर्ग से कोई सामने आता है, कैपिटल पनिशमेंट का विरोध होता है, तो उससे अगर आप ट्रेटर खेल देते हैं, उसे देशद्रोही ठहराने की कोशिश होती है, तो ये तो गलत है ना। इसका खंडन तो होना चाहिए, इसकी निंदा तो होनी चाहिए।
नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ अपने कांग्रेस के जो साथी बैठे हैं वहां पे, कि वाकई में वो अगर डेथ सेंटेंस के खिलाफ थे तो उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया उसके खिलाफ? इतनी जब और फांसियां हुई तो उसके खिलाफ भुल्लड़ की फांसी की सजा, हमारा आपसे सवाल है, जब भुल्लड़ को फांसी की सजा होती है, पंजाब विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पास हुआ था कि फांसी नहीं होनी चाहिए, तब आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया था? उनसे बोलिए कि चुप हो जाए। समीर साहब हमें शाजिया अपनी बात पूरी करें। जवाब देने दीजिए। हमें जवाब देने दीजिए। घबरा गए शाजिया इल्मी सवाल पूछना चाह रही है प्रियंका चतुर्वेदी से, जो कि कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, उन्हीं को जवाब देने दीजिएगा। अब्बास जी, शाजिया अपनी बात कर लीजिए आप जी। नहीं, मैं प्रियंका देंगी आपका जवाब। नहीं, मुझे और भी बातें कहनी। नहीं, मैं बात खत्म करने दीजिए। आपने सबको मौका दिया, आपने सबको मौका दिया। तो मेरा सवाल यह है, सबसे बड़ा मेरा सवाल यह है कि डेथ सेंटेंस के खिलाफ क्या उन्होंने मुहिम क्यों नहीं छेड़ी? सिर्फ याकूब मेमन के मामले में, वो भी एक संदर्भ में उन्होंने ये हस्ताक्षर लिखा, हस्ताक्षर कैंपेन का हिस्सा बने। उनके परिवार ने अपने महात्मा गांधी को जिसने हत्या की थी घबरा कर बीच में बोलने लगे, फांसी के खिलाफ महात्मा गांधी का परिवार, भागलपुर, और ये देश का रिकॉर्ड बताता है। नेता जब बाकायदा कैन लेकर 84 में जब गॉडसे को फांसी होने की बात हुई, देखिए फिर बोल रहे हैं आप, घबरा रहे हैं, उसका विरोध किया था। देखिए आप घबरा क्यों रहे हैं? तो बोलने दीजिए ना, तो डर क्यों गए आप? बोलने दीजिए ना समीर, मुझे बात खत्म नहीं करने दे रहे हैं आप ये क्यों घबरा रहे हैं? मैं जब दिल्ली मैसेकर, मलियाना या हाशिमपुरा या 84 के दंगों का जिक्र कर रही हूँ, जिसमें जगदीश टाइटलर या सज्जन कुमार को छोड़िए, जब बाकायदा उनके प्रूफ हैं इतने ढेर सारे सिखों के, कि बाकायदा सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के साथ कितने कांग्रेस नेता पेट्रोल के कैन लेकर घूम रहे थे, घरों को जला रहे थे। तो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार आज कहां हैं? लंबे साल तक चली है। इश्किल भगत के तो बहुत दिनों समीर जी, मैं एक इसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ समीर जी, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। 5 मिनट से वो सेम पॉइंट रिपीट करे चली जा रही है। ठीक है, आपकी याददाश्त को थोड़ा चुस्त होना चाहिए। सेम पॉइंट को 5 बार रिपीट करने से अमनीशिया जो आपको नहीं, आपको थोड़ा इतिहास नहीं, सिलेक्टिव अमनीशिया क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे बताइए, क्योंकि ये इतिहास सिख दंगे इतिहास का हिस्सा रहे पाए गए। अरे क्यों ये बीच में बोलती हैं? सिख दंगे इतना बीच में बोलती हैं, क्यों बीच में बोलती हैं? आपने समीर जी, मैं ऐसी बात लगातार इनको समय दिया, ये बोलती चली गई, किसी ने इनको टोका नहीं। हम जब बोल रहे हैं तो ये बीच में टोका टाकी करती हैं। जैदी साहब बोल रहे थे तो टोक रही हैं। लगातार जैदी साहब बोल रहे थे। मैं इनसे बस आपके कानों में कुछ तकलीफ है, लगातार जैदी साहब बोल रहे थे। अभी एग्जाम्पल दे रही है। 1984 के दंगों में अगर किसी को गिल्टी पाया गया, क्या कांग्रेस ने मर्सी पिटीशन फाइल की? क्या मैं अब इनको 2002 का किस्सा सुनाती हूँ। इनको याद होगा माया कुदनानी कार्रवाई नहीं होने दी। आपने तो मिनिस्टर बनाया, इन दोनों को तो मुजरिमों को मिनिस्टर बना दिया। उनको पेटिशन रिवॉर्ड दिया। बीजेपी सरकार ने जैसे ही 2014 में सत्ता आई, इन लोगों ने उनको बाइज्जत बरी कर बेल दिलवाकर उनको उनके घरों में बिठाया है। ये इन्होंने काम किए हैं। जो गुजरात 2002 के राइट्स में पुलिस कर्मी पाए गए थे, गिल्टी पाए गए थे, उनको इन्होंने रिहाई दी है। तो ये जब आकर इतिहास का ज्ञान बांटती है, बाकायदा माया कोडनानी को सजा हुई है और बहुत जल्दी सजा हुई है। सोचिए 84 के दंगे और 2012 संग्राम में खड़े होने वाले, लाइफ टाइम सजा दी गई है। खड़े होने वाली पार्टी की एक सदस्य है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम 1984 और 2002 के दंगों पर क्यों चले गए। यह बात गोपाल कृष्ण गांधी की हो रही है। इतिहास को याद दिला देती हूं। गोपाल कृष्ण गांधी को कुछ लोग ट्रेटर आमादा समीर जी, बस एक चीज, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसी ओछी सियासत उपराष्ट्रपति चुनाव में होनी चाहिए? समीर जी एक चीज बस, इतिहास याद दिला देते। आपने तो बाकायदा मंत्री बनाया था। माया कोडनानी मैक्सिमम कन्विक्शन हुए 2000। समीर जी, मैक्सिमम कन्विक्शन अगर ये ना घबराते तो ये अब ले टाइम है शगुफा के साथ हम किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति बना रहे हैं। किसान की ABCD जिन्हें नहीं आती है, कभी हल नहीं चलाया है, उन्हें अगर ये किसान का बेटा बताएं तो वो किसान का बेटा है। गोपाल कृष्ण गांधी जिनका पूरा परिवार फांसी की सजा के खिलाफ था,
जो गोडसे की फांसी की सजा के भी खिलाफ उनका परिवार था, उन्हें आतंकवादी से जोड़े तो ये राष्ट्रवादी हैं। और गोपाल कृष्ण गांधी जो है वो आतंकवादी। अनिल सिंह साहब जवाब दीजिए इसका। अनिल सिंह शिवसेना के जवाब दें। ये कैसा राष्ट्रवाद है? सुन लीजिए, कि अगर कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ कोई अर्जी देगा तो आप उसे देशद्रोही कह देंगे? नहीं सर, समीर भाई एक मिनट, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना। एक सेंटेंस और जोड़ दो। दारा सिंह जिसने उड़ीसा के अंदर एक क्रिश्चियन फैमिली को जला दिया, वो भी एक आतंकवादी था। उसके पक्ष में पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है, ये इनका राष्ट्रवाद है। तो ये गोपाल कृष्ण गांधी के कद के सामने रुक ही नहीं रहे कहीं, घबरा गए। सिर्फ ये कहना ठीक है। निर्भय मामले में उन्होंने पिटीशन नहीं दी, निर्भय के जो कातिल थे उस मामले में उन्होंने पिटीशन नहीं दी। देखिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को निर्भय के कातिलों के मामले में नहीं दी, कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ नहीं दी। दूसरों को भी सुन लें। अनिल सिंह साहब बोल रहे हैं जी, सिलेक्टिव उनकी सोच है। देखिए अब्बास जी, मेरा चैलेंज है कि आप दिखा दें अगर गोपाल गांधी ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है जिसकी ऐसी विचारधारा हो। शिवसेना का विरोध सिर्फ इतना है ऐसे आदमी को भी तिरंगे में नहीं लपेटा जा सकता है जो 92 के दंगों को ऐलानिया ये कहता हो कि मैंने दंगे कराए। आप कौन होते हैं कहने वाले कि ऐसे उस परिवार का इतना योगदान है, उनकी एक ऐसी छवि है, आप उनके कद के सामने रुकते ही नहीं है कहीं। आप जिन पे उंगली उठा रहे हैं, कम से कम सोच समझ के तो उंगली उठाइए कि आप पे किस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गोपाल कृष्ण गांधी का कद इतना बड़ा है, आप उनके सामने रुकते ही नहीं है। अगर वो एक आदमी ने जिसपे 128 मुल्क इस पक्ष में है कि हम किसी को जन्म नहीं दे सकते, तो मैं समझ रहा हूं उनका कितना बड़ा कद है, सजा के खिलाफ इतना बड़ा कद है कि किसी आतंकवादी के समर्थक हैं। आप तो ऐसे एक आतंकवादी के समर्थक हैं, ऐसे संवैधानिक पद पर उनको नहीं बैठाया जा सकता। ये राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। प्रियंका जी, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्टॉर्ट करके पेश किया जा रहा है क्या लोगों के सामने? एक इंसान की गलत छवि बनाने की कोशिश की जा रही है क्या, सिर्फ ओछी सियासत के चलते? आज दलित एक मिनट, जैदी साहब बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। जैसे मैंने शुरू में कहा, अब्बास जी, अगर ये इतने समर्थक हैं जनता पार्टी के एमपी, गलत क्या है? आपको ध्यान होगा साक्षी महाराज जो हैं, उन्होंने गोडसे के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा गोडसे एक राष्ट्रवादी थे। तो जो लोग गोडसे की विचारधारा के चलने वाले लोग अब जब सर्टिफिकेट मांगते हैं गांधी जी के परिवार से, उसी से स्पष्ट हो जाता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था ये उस परिवार के हैं जहां पे उनके तीनों बेटों ने, गोडसे जी को जब फांसी की सजा हुई थी तो कहा था, बकायदा कहा था कि इस फांसी नहीं होनी चाहिए। अब्बास जी, तो ये उस परिवार से आते हैं। ये लोग नहीं समझ पाएंगे भगत सिंह की फांसी पर भी गांधी परिवार क्या बी आर अम्बेडकर जी की सोच रही थी कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, क्या गांधी जी के बारे में रही थी। तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं इनकी सोच में कहीं कमी है और ओछापन साफ झलकता है भारतीय जनता पार्टी का भी और शिवसेना का भी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी ऐसी ओछी सियासत आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी इस तरह की ओछी सियासत का आखिर मतलब क्या है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग वर्मा साहब, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट का, देश के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और ऐसी ओछी सियासत उस पर होना कि एक पॉलिटिकल पार्टी पहले उन्हें ट्रेटर साबित करने की कोशिश करती है, फिर उसके बाद बीजेपी भी इस आइडिया को लोक लेती है और जो केंद्र के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो ये कहते हैं कि भाई ये आतंकी के पैरोकार हैं, ऐसा आदमी अगर देश का उपराष्ट्रपति बन गया तो क्या होगा। इस तरह की ओछी सियासत वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये कितनी अनफॉर्चुनेट है आपके हिसाब से? देखिए, अगर अब स्थितियों के दुर्भाग्यपूर्ण होने की बात करें तो हर दूसरे दिन हमारे पास कुछ ना कुछ राजनीतिक दल एक नई ऊंचाइयां हमें देते रहते हैं। तो उसमें हम ये कहें कि हमें अब कितनी गिरावट आ गई, बीजेपी इतनी गिरी तो कांग्रेस उतनी गिरी, तो अब ये इनमें एक तरह से होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा गिरता है। अगर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की बात करें तो ये एक देश के
एक ऐसे पद हैं जिनके आप इंटेलेक्चुअली उस पर कुछ भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी भाषा का जो प्रयोग है वो गलत है। जो आपने भाषा का प्रयोग किया, कल को इन्हीं दोनों में से कोई बैठा होगा उपराष्ट्रपति के पद पे, लेकिन इसमें एक भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये दोनों इस मुद्दे को दूसरे पर्पस से यूज कर रहे हैं। देखिए इसमें बहुत क्लियर कट है, कांग्रेस उसको यूज कर रही है पोलराइज करने के लिए, बीजेपी उसे यूज कर रही है पोलराइज करने के लिए। बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवाद का होलसोल एजेंट बताना चाह रही है, तो वहीं कांग्रेस भी उसमें कहीं एक ऑपोजिट दूसरे जो मतदाता हैं उनको जो है समेटने की कोशिश कर रही है। तो ये जो होड़ लगी है, इसमें जो पद हैं इस देश के, जो गरिमा के पद हैं, उनका ह्रास हो रहा है, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं नुकसान में। शाजिया जी क्या आप इस बात को मानेंगी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत ही डिग्निफाइड वे में होना चाहिए था और इस तरह की सियासी बयानबाजियों से हमें कम से कम इस इलेक्शन को दूर रखना चाहिए था? गोपाल कृष्ण गांधी के स्टेचर की बात करें तो वो भी काफी बड़ा है, देश के जाने माने इंटेलेक्चुअल में से एक उन्हें माना जाता है, गवर्नर रह चुके हैं। जहां दूसरी तरफ हम वेंकैया नायडू साहब की बात करें, एकदम बेदाग छवि के नेता हैं, बहुत ही डिग्निफाइड लीडर माने जाते हैं। तो अच्छा क्या ये नहीं होता कि इस इलेक्शन को हम ओछी सियासत से दूर रखते और डिग्निफाइड वे में इसको अंजाम देते? अच्छा तो बहुत कुछ होता है, और अच्छा तो ये भी होता है कि हम ओछेपन को ही सियासत से दूर रखते, लेकिन सियासत ओछी हो गई है। हाँ। इसीलिए जब गोविंद जी का भी नाम लिया गया, आपने देखा होगा गोविंद जी के नाम को लेकर भी किस तरह की बातें कही गई, और ये कहा गया कि वो आरएसएस सोच के हैं इसलिए उनको चुना गया है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है, और आप ही के चैनल पर किसी शख्स ने कहा कि जिस इंसान का किसान से कोई लेना देना नहीं है वो अपने को किसान का बेटा कहलाता है, तो वो किसान के बेटे हैं वेंकैया नायडू, तो वो आपके चैनल में भी भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। और दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों के लिए बराबर है। जब आप खून की होली और मौत के सौदागर जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए अगर कोई और भी आपके बारे में कहे। और तीसरी बात, शिवसेना ने अगर ये बात रखी, हमें तो पता नहीं था गोपाल जी के बारे में ये बातें, और अगर गोपाल जी की तरफ से जो हिमायती उनके बोल रहे हैं, अगर वो इसको लेकर आंदोलन किए होते, बहुत ज्यादा निर्भय के जो कातिल रहे हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने डेथ सेंटेंस की बात की होती, तो हम मानते हैं कि वो डेथ सेंटेंस के खिलाफ है। लेकिन याकूब मेमन के मामले में क्योंकि कुछ बुद्धिजीवियों ने एक दस्तखत कैंपेन किया और सिर्फ उसके संदर्भ में, और अब जाधव जी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, जो कि पाकिस्तान का मामला है, भारत से जुड़ा नहीं है वो मामला, लेकिन अगर तब कहा होता तो हम वाकई में यकीन करते। तो इस बात, और अगर वो डेथ सेंटेंस वाकई में उनको याकूब मेमन के डेथ सेंटेंस से तकलीफ थी और या डेथ सेंटेंस से, तो मतलब वो अपनी सोच पर कायम रहें। लेकिन अब किसी और को इनके बारे में कहे और वो औरों के बारे में कहें, क्योंकि अगर आप उनके लेख भी देखें तो वो खुलकर मुखालिफ रहे हैं भाजपा और आरएसएस की सोच के लिए, और बहुत सख्त शब्दों का उन्होंने भी इस्तेमाल किया है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है बराबर से एक दूसरे का विरोध करना, मर्यादा नहीं गिरनी चाहिए, भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, पर है वो आपकी पार्टी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हिमायती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। शाजिया जी ये सवाल उठा रही हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दोनों तरफ से होगी, आप उनके बारे में भी कुछ कह सकती हैं और वो आपके बारे में भी कह सकते हैं, आपके कैंडिडेट के बारे में भी। नहीं, आप ऐसा देखिए, जो इनके खिलाफ आजकल बोलता है, कह भी रहे हैं, तो उन पे गोविंद जी के बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा है, उन्हें चुप करा दिया जाता है। अभी अरे बाबा बात करने दीजिए। तो हम बोले थे अन्ना हजारे मूवमेंट में आपने तो अन्ना हजारे को जेल में बंद कर दिया था, आपने तो अन्ना हजारे को जेल में बंद कर दिया था, स्वामी रामदेव जी को आप बोल रही हैं। जी ठीक है, बेवकूफ बना रही हैं। बेवकूफ तो आपने लोगों को तो अन्ना हजारे जी को जेल में बंद कर दिया था, करप्शन के खिलाफ ट्विटर हैंडल्स बंद कर दिए थे, असीम त्रिवेदी को आप सेडिशन के चार्जेस से फंसा रही थी। हाँ, हमने क्या किया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने सब सामने लाई है, ये भी आपको बताना पड़ेगा ना, याददाश्त आपकी भी थोड़ी दुरुस्त करनी पड़ेगी मुझे। सेक्शन 66 से नहीं तो नहीं, आपकी सरकार में होते हुए आप भूल जाती हैं कि आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या आपने जवाब नहीं दिया कि निर्भय के कातिलों के डेथ सेंटेंस को लेकर आप पहले क्या रोका, वो बताइए ना, जवाब दे दें। आई थिंक मेरा समय देखिए, आप जो बोल रही हैं प्रियंका जी बीच में नहीं बोल रही थी, अब वो अपनी बात तो कह लें ताकि दूसरे मेहमानों को भी शामिल किया जा सके। जी
प्रियंका जी कंप्लीट कर लें। जवाब नहीं दे रही है, निर्भय की मैं बात कर रही हूँ कि कातिलों की। यही तो वो जवाब क्यों नहीं दे रही है, इस पर उनका क्या स्टैंड है? ओ गॉड, जिन्होंने ये नहीं समझ पाते हैं कि जिनके परिवार वालों ने गांधी जी की हत्यारों के पीछे भी कहा था कि उनको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी दलील रखी थी, गोडसे के लिए भी दलील रखी थी। तो वो किस सोच की, किस मंशा वाले लोग हैं? अरे क्या समीर जी मैं नहीं बात कर सकती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो दूसरों की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं, यहाँ पे करते हैं, सब तरफ करते हैं। आपकी आवाज बुलंद है, नहीं आप बात करें। आपको परिवार से क्या लेना देना, मतलब परिवारवाद पे क्यों आ जाती हैं? ठीक है शाजिया जी 1 मिनट, प्रियंका जी जल्दी से कंप्लीट कर लें। एक तो मैं परिवार पर नहीं थी, मैं उनकी सोच और विचारधारा की बात कर रही थी। उन्होंने आज भी स्पष्ट किया है कि बी.आर. अम्बेडकर रहे हों या महात्मा गांधी रहे हों, उनसे वो प्रभावित हैं और उसी प्रभाव के कारण उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ काम किया है। अब आप ये कह सकते हैं इसके खिलाफ क्यों नहीं किया, इसके खिलाफ क्यों किया, अब हर चीज आप पकड़ सकती हैं, पर आप ये नहीं बात करेंगी किस तरीके से उन्होंने कुलभूषण जाधव के लिए भी खड़े हुए हैं। यह आप लोगों की तकलीफ है, जो सिलेक्टिव एमनीजिया है वो आप भूल जाते हैं। पर वो भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है, विचारधारा रही है, मैं फिर से उस पर नहीं पढ़ना चाहूंगी। पर कुछ लोग हैं, हमने कहा है हमारा पार्टी का स्टैंड हमेशा से रहा है, याकूब मेमन रहा हो, अफजल गुरु रहा हो या फिर कसब रहे हो, अगर हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत या हमारे डेथ पेनल्टी एक लीगल ऑप्शन है और सुप्रीम कोर्ट वो अपना दायित्व में रहकर वो चूज करती हैं, तो हम उसके समर्थक हैं। तो हमने अपना स्टैंड क्लियर किया है। और मैं इनको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस ने राजीव गांधी जी के हत्यारों को लेकर सोनिया गांधी जी ने खुद ने आगे बढ़ा रही है, तो आप समझ इंडिया विचारधारा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। प्लीज मैं एक बात कंप्लीट कर लूं। नहीं एंटी इंडिया क्या है आप मुझे बताइए। सोनिया गांधी जी ने खुद ने पर्सनल कैपेसिटी में राजीव गांधी जी की जो हत्यारे थे, नलिनी जो जेल में थी, उनके लिए भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि ये डेथ सेंटेंस कम्यूट कर लाइफ सेंटेंस कर दीजिए। इन्हीं की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी जो जयललिता के साथ खड़ी हुई थी और कहा था अब इनको रिहा कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना पनिशमेंट पूरा किया है। ये वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने सारे पिछले प्रधानमंत्रियों के खिलाफ काम किया, प्रधानमंत्रियों के जो जिन्होंने उनकी हत्या की है उनके साथ खड़े रहे हैं, और आज आकर जब ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इनकी हिपोक्रेसी साफ दर्शाती है और ओछापन राजनीति में दर्शाता है और दिखता है। आपकी सोच जो है इतनी संकुचित हो चुकी है। अनिल सिंह जवाब दीजिए, ये एंटी इंडिया विचारधारा कैसी होती है और कैसे आपको ये पता चल गया कि गोपाल कृष्ण गांधी साहब की विचारधारा एंटी इंडिया है और एंटी इंडिया विचारधारा को आगे बढ़ा रही कांग्रेस पार्टी, या सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं? आप अपनी सोच की बात करिए, आपकी तो कोई सोच ही नहीं है। चलिए हमारी तो कोई सोच है, आपकी तो सोच भी नहीं है। अब्बास जी ये आपकी तकलीफ है, आपको समझ में ही नहीं आता क्या डिस्कशन करें। आप अन्ना हजारे की बात करें या आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें, ये आपकी प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। हाँ मेरी सोच तो समझ में आ गई लोगों को। आप अपनी सोच की जरा समीक्षा करें और सोच के बारे में आपकी बदलती सोच, आपकी हर 3 महीने में बदलती सोच। ठीक है अनिल जी बोलें। अब्बास जी ये वही गांधी परिवार है। अच्छी बात है। अब्बास जी बोलिए। ये वही गांधी परिवार है जिसने भगत सिंह की फांसी पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अब्बास जी ये वही परिवार है, ये वही गांधी परिवार है जिसने भगत सिंह की फांसी पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। और एक आतंकवादी के परिवार से दिक्कत है आपको? अच्छा अनिल जी, यानी महात्मा गांधी के पूरे परिवार से दिक्कत है। फिर तो आप मुझको बताइए क्या भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी जा सकती थी? आप मुझको बताइए क्या भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी जा सकती थी? ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा ओछापन है, बड़ा निचलापन है कि एक आतंकवादी के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं और उस पर डिबेट हो रही है। हाँ नहीं तो भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी जा सकती थी, मतलब इसका क्या है आपका? गोपाल कृष्ण गांधी रोक लेते क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? क्यों गोपाल कृष्ण के पुरखे नहीं रोक सकते थे?
क्यों नहीं रोक सकते थे? क्या रोका नहीं जा सकता तो था? मतलब ये आज हम डिबेट करने बैठे हुए हैं, गोपाल एक आतंकवादी के लिए जो समर्थक है एक आतंकवादी का, उसको हम उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि बापू से भी दिक्कत है, हम उसको उपराष्ट्रपति देखना चाहते हैं। ऐसी है देश में, एक ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति को क्या हम उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं? समीर भाई, ठीक है समीर भाई, प्रधानमंत्री जी एक बयान देते हैं कि गौ रक्षकों का ये बनाइए, डोजियर बनाइए और ये गुंडे होते हैं, तो तुरंत उससे ज्यादा उत्साह के ऊपर एक्टिविटीज होने लगती है, ज्यादा घटनाएं होने लगती हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, बड़ी अच्छी बात है, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव गरिमापूर्ण चुनाव होता है। हाँ। इसे वाद विवाद में नहीं डालना चाहिए, और राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने मुबारकबाद भी दी कि वो वाद विवाद में नहीं पड़ा, लेकिन उनकी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ दूसरे कैंडिडेट की व्यक्तिगत छवि को नष्ट करने के लिए तैयार खड़ी हो जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में कहा कि हम दलित को लेके आ रहे हैं, आज उनका चरित्र नजर आ जाता है कि दलित की बेटी को राज्यसभा में बोलने दिया जाता, उसे मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ता है, ये चरित्र है। और रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, सीधा सवाल दोनों से है, दोनों कहते हैं कि साहब हम तो भगत सिंह के अनुयायी हैं, शिवसेना भी मौजूद है। आज भगत सिंह को सरकारी कागजों में आतंकवादी लिखा गया है, क्या कल शिवसेना इस पर कहना चाहिए समर्थन वापस लेगी कि जब तक शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा देश नहीं देता, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई समर्थन नहीं देंगे, कोई समर्थन नहीं देंगे बीजेपी सरकार को जब तक शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। ये मगरमच्छ के आंसू टीवी पे बहाते हैं। भगत सिंह की आइडियोलॉजी से इन्हें कोई मतलब वास्ता नहीं है कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी क्या थी, भगत सिंह देश के लिए क्या चाहते थे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, लेकिन ज़ैदी साहब इस वक्त जो देश का सेंटिमेंट्स है, आपको लगता है अगर जो याकूब मेमन का बार बार जिक्र निकल रहा है, किसी आतंकवादी की फांसी का विरोध होना चाहिए था क्या? वो भी तब जबकि हम देख रहे हैं कि मुंबई का जो ब्लास्ट जो हुए थे, उस मामले में ऑलरेडी कितना वक्त लग चुका है लोगों को इंसाफ मिलने में। समीर भाई, ये एक इमोशन ये भी है देश का। समीर भाई, याकूब मेमन देश का अपराधी था जी। कोई भी देश का नागरिक ये नहीं कहा किसी ने कि याकूब मेमन की सजा माफ कर दी जाए। सजा होनी चाहिए, सजा के तरीके हैं। मैं भी कहना चाहिए इसके खिलाफ हूं कि किसी को फांसी की सजा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बुल्लड़ हो, लेकिन दोहरा मापदंड जब हो जाता है, 92 के बम धमाके क्यों हुए ये पूरा देश जानता है। शिवसेना ने ऐलान किया कि ये धमाके हमने कराए, जिसके रिएक्शन में बम धमाके हुए। दोनों देश के अपराधी हैं, दोनों को सजा होनी चाहिए। एक को तिरंगे में लपेट के जला दिया जाता है और एक को ये कहा जाता है कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये आतंकवादी है, जो इसका कहना चाहिए करेगा वो भी आतंकवादी है। ये कहाँ का मापदंड है? बुल्लड़ भी तो आतंकवादी है। पूरी पंजाब सरकार प्रस्ताव पास करती है कि बुल्लड़ को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, तो पंजाब गवर्नमेंट पूरी आतंकवादी है। यानी बेसिकली अनुराग जी, सियासत जो है अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग रंग दिखा रही है। सुन लीजिए, राजीव गांधी किसी के लिए बुल्लड़ आतंकी नहीं है, राजीव गांधी के हत्यारों को अफजल गुरु को कहने में दिक्कत होती है, ये तो चल ही रहा है ना। हत्यारों को फांसी की सजा होती है हर पार्टी, लेकिन मद्रास के अंदर पूरी तमिलनाडु सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पास करती है कि राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वो तमिलनाडु सरकार टोटल आतंकवादी है। ठीक है अनुराग जी, अगर वो दोनों आतंकवादी है तो फिर आप गोपाल कृष्ण गांधी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, वरना आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उनके चरित्र पे उंगली कोई नहीं उठा सकता। अनुराग जी, सही भाई, ऐसा है यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से उनके लिए आतंकवादी है, उनके लिए आतंकवादी नहीं है, उनके लिए राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद नहीं है। तो ये कुछ हद तक सब माध्यम, भले ही उपराष्ट्रपति का पद बन रहा हो, इशारा अपने वोटर के लिए है कि भाई तुम हमारे साथ हो या हम तुम्हारे साथ हैं। इसकी राजनीति सारी चल रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि इससे जो देश के गरिमा वाले पद हैं उनकी गरिमा धूमिल हो रही है। इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो कम से कम ये काम ना करे। ये जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है, एनडीए की ज्यादा है बाकी लोगों से। अगर वो इस चीज को फॉलो करेगी तो शायद बाकी लोग भी फॉलो कर पाएंगे। शाजिया जी, इसलिए जब एक सेंट्रल मिनिस्टर की तरफ से जब बयान आता है इस तरह का, वो भी हवा में बहने लगते हैं, तो फिर सवाल उठते हैं उस पर।
आपको लगता है कि इस तरह की ओछी बयानबाजी एक ऐसा शख्स जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होने जा रहा है, उम्मीदवार है यूपीए का, उसके लिए नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे? ये तो मानेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है सबको पूरा हक है उनके इस स्टैंड की मुखालफत करने का, और मैं भी उनके इस पर्टिकुलर स्टैंड को, जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ याकूब मेमन के डेथ सेंटेंस पर आपत्ति जताई और हस्ताक्षर किया, मैं भी उसकी मुखालिफ हूँ। मुझे लगा अगर वाकई में वो सीरियस होते तो निर्भय के जो कातिल थे उनके भी जब डेथ सेंटेंस की बात आई, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में बहुत से मामले होते हैं, तब उनकी आवाज़ कहीं सुनने को नहीं मिली। तो इससे साफ जाहिर है कि वो एक तरह से मोटिवेटेड है, और सिर्फ याकूब मेमन के डेथ सेंटेंस पर उनका बोलना, और अगर उन्होंने बोला है तो उससे हटे नहीं, और डेथ सेंटेंस के खिलाफ होने का बहाना ना बनाए, वो साफ साफ कहें। और कांग्रेस भी बताए कि डेथ सेंटेंस को लेकर जो हमारे देश में फिलहाल कानून है उसके खिलाफ और ओवरऑल उनकी क्या वो सोच है, क्या वो गोपाल जी की सोच के साथ सहमत है कि नहीं, और अगर वाकई में है तो ओवरऑल वो क्या आंदोलन छेड़ेंगी इस बात को लेकर कि नहीं छेड़ेंगी कि डेथ सेंटेंस को हटाना चाहिए। और यही बात उन्होंने, और फांसी जब हुई है, प्रियंका जी जवाब दे दीजिए इसका, क्या आपकी पार्टी पूरी तरह से गोपाल कृष्ण गांधी की जो आइडियोलॉजी रही है उसका सपोर्ट करती है? देखिए समीर जी, मैं डिबेट की शुरुआत से कह रही थी, दुख ये होता है जब भारतीय जनता पार्टी सुनती ही नहीं है। यही तकलीफ हो गई है इस पूरी डेमोक्रेसी में। मैंने शुरू में ही कहा कि जब तक ये कानून रहेगा और सुप्रीम कोर्ट इसके उसको साथ में रखकर, ध्यान में रखकर उसके सजा देगी, तो उसका हम समर्थन करते हैं। इसमें दो राय नहीं है। हमने इनको एग्जाम्पल भी दिए, हमने आपको याकूब मेमन का दिया, हमने आपको अफजल गुरु का दिया, हमने आपको बॉम्बे में हुई 26/11 के जो टेररिस्ट थे उनका भी आपको दिया, कसब का दिया, अजमल कसब का, हमने आपको तीनों एग्जाम्पल दिए। हमने आपको ये भी कहा, हमारे प्रेस रिलीज ने काफी स्पष्ट तरीके से कहा है, और गोपाल कृष्ण गांधी ने खुद कहा है कि वो उनकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल स्टैंड है, और वो स्टैंड वही है जो जिससे वो प्रभावित हैं। वो महात्मा गांधी जी से लेकर BR अम्बेडकर की जो सोच रही है कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, हमने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। इससे ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी, तो मतलब कैपिटल पनिशमेंट के बारे में जो गांधी साहब की राय है, आप मेरी तरफ से पार्टी की राय नहीं है ना? समझ में आ जाए पर निर्भय के कातिलों पर उन्होंने क्यों नहीं कहा, जब पूरे देश भर में फांसी की मांग थी और फांसी की सजा सुनाई दी? उन्हें आप छोड़ दीजिए, क्यों नहीं कहा? आपका उनके प्रति प्यार उमड़ रहा है तो निर्भय के कातिलों को आप छोड़ दीजिए, आपकी हुकूमत है। नहीं, निर्भय के कातिलों ऐसा है मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपका प्यार जब अब्दुल, देखिए जब कलाम साहब, मैं एक सेकेंड, समीर जी छोड़ दीजिए, समीर जी, कलाम जी जब राष्ट्रपति थे, कलाम जी जब राष्ट्रपति थे, ओ गॉड, कलाम साहब भी खिलाफ थे। कलाम जी, समीर जी, कलाम जी जब राष्ट्रपति थे, ऐसे, हाँ, तो ऐसे 50 दलीलें उनके पास भी गई थी राष्ट्रपति के टाइम पे। उनके पास 50 दलीलें गई थी फांसी के समर्थन में और फांसी होने के समर्थन में। उन्होंने ऐसी 49 ऐसे केसेस थे जो उन्होंने वापस किए थे। एक वेस्ट बंगाल की फांसी की सजा थी जिनको उन्होंने अप्रूवल दिया था। तो अब आप ये कह देंगे कि वो भी देशद्रोही थे। तो जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, उन्होंने वापस उनको 49 केसेस को जो किया उसको ध्यान में रखते हुए, क्या कलाम साहब भी आज इनकी नजर में देशद्रोही हो जाते हैं? ये पूछा जा सकता है क्यों उन्होंने 49 केसेस वापस किए और एक केस वापस नहीं किया। तो उनके उसके हिसाब से तो ये दलीलें जो भारतीय जनता पार्टी सामने रख रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका चतुर्वेदी जी, शाजिया इल्मी जी, अनुराग वर्मा साहब, अनिल सिंह जी, अमीर हैदर जैदी साहब। तो कुल मिलाकर बस देश की उम्मीद यही है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है इसे कम से कम ओछी सियासत से परे रखा जाए, दूर रखा जाए, और इन चुनावों को कम से कम अगर हम डिग्निफाइड वे में अंजाम दे सकें तो बहुत अच्छा होगा और देश की जनता को भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।